प्रश्नावली 3.4 के पहले सवाल पे कहा गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं, x धन y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले x धन y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 और दूसरी रैखिक समीकरण को समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो माना x धन y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में हम x और y के गुणांकों को देखते हैं और गुणांक समान करने के बाद जिनके गुणांक समान हो जाते हैं उनको हम विलोपित करते हैं, जोड़कर या घटाकर। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो x का गुणांक आगे 1 छिपा हुआ है और नीचे वाले में x का गुणांक आगे 2 है। तो अगर मैं ऊपर वाले में भी x का गुणांक 2 करना चाहूँ तो मेरे को दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे बन जाएगा 2x धन 2y इक्वल टू 10। और हमारे पास नियम है किसी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी समान क्वांटिटी से अगर हम गुणा कर देंगे तो उससे समीकरण के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा हम यहाँ पे कर लेते हैं। और वैसे हम y का गुणांक भी समान कर सकते थे, लेकिन अभी हम x का गुणांक ही समान कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर। तो हम समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर रहे हैं। तो पहले LHS को देखते हैं। LHS हमारा x धन y है, इसमें 2 पद आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो x 2x बन जाएगा, धन y जो है 2y बन जाएगा, इक्वल टू के बाद 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएगा, जो कि हमारा RHS था, दायां पक्ष था। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब अगर हम समीकरण नंबर 2 और 3 को देखें, 3 असल में समीकरण 1 का ही रूप है। तो समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 2 है और समीकरण नंबर 3 में भी अब x का गुणांक 2 आ चुका है। तो समीकरण नंबर 2 और 3 को हम साथ में लेते हैं, समीकरण नंबर 2 तथा 3 से, और एक के नीचे एक लिख देंगे। समीकरण नंबर 2 से हमारे पास था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर जो समीकरण नंबर 3 मिली वो हमारे पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम एक लाइन खींचेंगे, ये 2x और 2x समान हो चुके हैं। अब हमने इनको विलोपित करना होगा। विलोपित करने के लिए या तो हम इन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब चूंकि चिन्ह दोनों के समान है तो जुड़ने पे तो ये कटेंगे नहीं, हमें इन्हें काटना है, विलोपित करना है, तो इसलिए हम इसे घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। अब घटाने पर असल में ऊपर वाले के LHS में 2 पद हैं, नीचे वाले के LHS में भी 2 पद। तो या तो आप 2x माइनस 3y को कोष्टक में लेके फिर माइनस करें और कोष्टक में 2x प्लस 2y करें और इक्वल टू के बाद 4 माइनस 10 करें। या कोष्टक के बवाल से अगर बचना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि घटाने पर बाद में जब कोष्टक खुलता है तो बाहर माइनस होने पे अंदर वाले की चिन्ह बदलते हैं, तो उसको हम पहले बदल लेते हैं। ये चिन्ह भी प्लस का है तो कोष्टक खुलने के बाद में माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस का है तो ये भी माइनस का होगा। अब हमने इन बाद वाले चिन्हों को देखना है। तो 2x, ये माइनस का 2x बन चुका है, ये आपस में घट गए यानी कि 0 हो गए। ये माइनस का 3y है और नीचे भी 2y जो बचा हुआ है माइनस का हो चुका है, इक्वल टू के बाद ऊपर 4 है, नीचे जो 10 है अब माइनस का हो चुका है। या आप अगर इसे ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी हो सकता है, ये रफ वर्क मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ के LHS से यहाँ का LHS घटेगा, 2x माइनस 3y LHS था ऊपर वाले का, इससे माइनस होगा यहाँ का LHS 2x प्लस 2y, लेकिन कोष्टक में हम डालेंगे बराबर यहाँ के RHS से यहाँ का RHS घटेगा। तो ऐसी कंडीशन के बाद जब कोष्टक खोलेंगे तो 2x माइनस 3y के बाद में माइनस से गुणा होने के बाद दोनों के चिन्ह बदलेंगे, माइनस का 2x माइनस का 2y इक्वल टू यहाँ पे माइनस 6 आना है। तो ये 2x कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से -6/-5, y इक्वल टू 6/5 आना है। या तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, यहाँ से भी इतना ही मान आएगा, लेकिन थोड़ा इजी पड़ता है। तो यहाँ पे ये आपस में हमारे ऐड हो गए, तो माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6 आ गया, y इक्वल टू -6/-5, यानी कि y इक्वल टू 6/5 आ जाएगा। इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं। यहाँ तक की मेथड ही प्रतिस्थापन विधि से अलग है। इसके बाद वही तरीका होता है, y का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रखें। समीकरण नंबर 3 में रखने की जरूरत नहीं है, रख सकते हैं वैसे, लेकिन असल में समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 1 का ही थोड़ा कठिन रूप है, क्योंकि 2 से गुणा किया हुआ रूप है। तो इसलिए 1, 2 या 3 में रखें, और सबसे आसान के हिसाब से हमारा जो समीकरण नंबर 1 है वो हमें दिखाई दे रहा है, तो हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x धन y इक्वल टू 5 है,
तो x ऐसे रहा, धन y की जगह पे 6/5 आ गया इक्वल टू 5 ऐसे रहेगा। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेंगे 5, तो ये यहाँ पे गुणा होगा 25 माइनस 6, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 19/5। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे और लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर 19/5, y इक्वल टू 6/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बीच वाले स्टेप में हमने x को विलोपित किया था। हम वैसे y को भी विलोपित कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 पे देखें तो y का गुणांक 1 है ऊपर वाले में और y का गुणांक नीचे वाले में 3 है। चिन्ह को अगर थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँ तो अगर मैं समीकरण नंबर 1 को 3y बनाना चाहता हूँ यहाँ पे y का गुणांक, तो इसको मैंने यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में 3y हो जाएगा, नीचे भी 3y है चिन्ह की बात ना करूँ तो, और फिर वो 3y आपस में विलोपित किए जा सकते हैं। तो एक बार हम ऐसे बना के भी देख लेते हैं। तो y को विलोपित करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करते हैं और फिर समीकरण नंबर जो 3 बनेगी उसको हम समीकरण नंबर 2 के साथ ले लेंगे। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो ये बन जाएगा 3x धन 3y इक्वल टू 15। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण नंबर 2 हमारा ये है, समीकरण नंबर 3 हमारा ये बना। ये इसकी दूसरी मेथड चल रही है। असल में हम y को विलोपित करके x का मान निकालेंगे, फिर x का मान जो आएगा उसको हम समीकरण 1 2 3 किसी भी में रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और 2 को ले लेते हैं। समीकरण नंबर 3 तथा 2 से, या क्रम से ले लें तो समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर 3 से, किसी भी क्रम में उसे लिया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण नंबर 2 हमारे पास थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और समीकरण नंबर 3 जो अभी हमारी निकली समीकरण नंबर 1 का ही रूप है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3y और 3y समान हो चुके हैं और इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये जोड़ने पे ही आपस में कट जाएंगे। तो जोड़ने पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर मैं इसके LHS में इसका LHS जोड़ूंगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार रफ कार्य में। तो 2x माइनस 3y में जुड़ेगा 3x प्लस 3y, और यहाँ के RHS में जुड़ेगा यहाँ का RHS यानी कि 4 प्लस 15। तो ऐसी कंडीशन में जब बाद में ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बाहर इन ब्रैकेट के प्लस है तो ऐसे के ऐसे उधर जाएंगे। तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, फिर 3y कटेगा तो यहाँ से 2x धन 3x मिलके 5x हो जाएगा इक्वल टू 19। तो x इक्वल टू मिल जाएगा 19/5। तो हमने यहाँ पे देखा कि असल में मेन प्रोसेस तो ये है। तो अगर जब हम जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे तो असल में ये होना चाहिए था, लेकिन हमने आसानी देखनी होती है। तो आसानी के लिए हम समझ चुके हैं कि जोड़ने पर कोई भी बदलाव नहीं होना है, तो यहाँ पे चिन्ह जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब ये जब जुड़ेंगे तो आपस में ये कट के 0 होने हैं, तो इसलिए हमने इनको काट दिया। 2x और 3x आप जुड़ सकते हैं इनके चिन्हों में, जैसे चिन्ह है वैसे के वैसे हम उतार लेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 3x हो गया इक्वल टू 4 प्लस 15 हो गया। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 19। तो x इक्वल टू हो जाएगा 19/5। तो एक मान ही आ चुका है। इससे पहले वाली मेथड से भी जब हमने किया था तो x का मान 19/5 ही आया था। अब हम x का मान 1 2 या 3 किसी में भी रखें, हमारा y का मान मिल जाएगा। तो हम फिर आसानी के लिए समीकरण नंबर 1 में ही x का मान रख लेते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 माइनस 19/5। तो एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 5, एलसीएम आएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 19, तो y इक्वल 6/5। इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे और लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर 19/5, y इक्वल टू 6/5। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। हम देख सकते हैं जो पहला तरीका था उसमें भी हमारा आंसर x बराबर 19/5, y इक्वल टू 6/5 आया, और ऐसे भी ये आया। तो हमने सवाल पे देखना है कि x और y को किसको विलोपित करना ज़्यादा आसान है। हम x को भी विलोपित कर सकते हैं और y को भी, इससे कोई फ़र्क सवाल पे नहीं पड़ना है। इसी सवाल पर x धन y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने को भी कहा गया है। प्रतिस्थापन विधि हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। एक बार हम इन समीकरणों को 1 और 2 मान के फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। माना x धन y इक्वल टू 5 तथा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हमने लिखा और उसको क्रमशः समीकरण नंबर 1 और 2 नाम दे दिया।
प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल के अगले समीकरण में रख देते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 को लेकर इससे x का मान निकाल लेते हैं और उस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 से x धन y इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस वाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। यह समीकरण नंबर 1 का ही दूसरा रूप आ रहा है। तो अब ये मान समीकरण नंबर 1 से निकला हुआ है, इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो हम समीकरण नंबर 2 पे x का मान रखते हैं, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस वाई, माइनस का 3y ऐसे रहेगा और इक्वल टू के बाद 4 भी ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 में तो 10 माइनस 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4 ऐसे रहा। तो माइनस 2y माइनस 3y माइनस का 5y इक्वल टू 4 के साथ ये 10 जाएगा और माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 5y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6 अपॉन माइनस का 5, यानी कि y इक्वल टू आ गया माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 6 अपॉन 5। अब हम y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख लें, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे इजी रहता है समीकरण नंबर 3 में मान रखना। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की जगह पे 6 अपॉन 5। तो हम एलसीएम ले लेंगे, 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 के अपॉन में जो 1 है, 1 से 5 डिवाइड होगा 5 टाइम्स, उस 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा, माइनस ये 6 के अपॉन में 5 है, 5 से 5 डिवाइड होता है 1 टाइम्स, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 19 अपॉन 5, इसे हम बॉक्स में डाल देंगे और लास्ट में आंसर हम दोबारा से लिख देंगे। अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5, ये हमारा आंसर हो चुका है। इसी सवाल पे लास्ट में पूछा गया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। दोनों ही विधियों का अपना अपना महत्व है। कई बार हम प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग करते हैं और कई बार हम विलोपन विधि का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जो विलोपन विधि है वही आसान मेरी नज़रों में है। लेकिन कई जगहों पे सवाल टिपिकल जब होता है तो हमने वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से ही करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं कि दोनों ही विधियों का अपना अपना महत्व है, पर विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा कुछ आसान है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।